सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, संस्मरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और उसके आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, चित्र में लोग किन्हें हाथ जोड़ रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र में लोग किनको हाथ जोड़ रहे हैं, गौतम बुद्ध को हाथ जोड़ रहे हैं। तो ये जो मूर्ति है वो किसकी है, गौतम बुद्ध की है। अगला प्रश्न है, क्या आप बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से अवगत हैं। तो बच्चों, बौद्ध धर्म में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि हमें दूसरों का आदर करना चाहिए, अपने हृदय को साफ रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो इस प्रकार की शिक्षाएं बौद्ध धर्म में दी जाती है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म कई देशों में माना जाता है, क्या आप उनके नाम जानते हैं। तो बच्चों, बौद्ध धर्म कई देशों में माना जाता है, जैसे नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में। तो बहुत सारे देशों में जो बौद्ध धर्म है, चीन में माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर अपने विचार बताइए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में आपके क्या विचार है। अब भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो सबसे पुरानी है और वो हमें क्या सिखाती है, हमें बड़प्पन सिखाती है। हमें क्या सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो शिक्षाएं हैं वो हमें हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता हमें सिखाती है। हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त किस अन्य देश में सबसे अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं। तो बच्चों, भारत के अतिरिक्त और कौन से देश में जो लोग हैं वो भारतीय लोग हैं जो सबसे अधिक रहते हैं। जैसे अमेरिका में आप देख सकते हैं कि भारतीय लोग मूल रूप से देखने को मिलते हैं। अब इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। सदाचारी व्यक्ति यदि दरिद्र भी है तो वह सब लोगों के लिए आदर्श, अनुकरणीय है और प्रशंसनीय है, किंतु दुर्जनता से प्राप्त विशाल संपदा में भी कोई सार नहीं है। शरीर की स्वाभाविक कृशता भी व्यक्ति को सौंदर्य प्रदान करती है, पर शोथजन्य स्थूलता नहीं। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र में 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि मॉरिशस कौन सा देश है जहाँ पे जिसका जो उसका समुद्री हिस्सा है वो किसी भी देश से 15 मील तक दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 63% लोग भारतीय मूल के हैं। यानी कि यहाँ पे मॉरिशस में ज्यादा से ज्यादा 67% के लोग यहाँ पर यानी कि जो लोग हैं वो भारतीय ही हैं। यानी कि मॉरिशस में 67% लोग भारतीय ही पाए जाते हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई है तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम कौशी है। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मॉरिशस कैसा देश है जहाँ पे जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट लुई है और पोर्ट लुई की गलियों के नाम पर बनारस भी है, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम क्या है, कौशी है। और मॉरिशस वह देश है जहां पर बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। यानी कि यहाँ पे अधिक मात्रा में भारतीय हैं, तो इस वजह से वहाँ की जो गलियां हैं वो ऐसी ही हैं जैसे भारत देश में गलियां पाई जाती हैं। जैसे बनारस होता है, कोलकाता, चेन्नई, इसी प्रकार से वहां पे भी गलियां पाई जाती है। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी में मुझे एक रात और दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात
कर लेनी चाहिए। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था, अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़े। अब यहाँ पे जो लेखक है वो नैरोबी में उन्हें कुछ रात तक रुकना था, तो उन्हें 2 दिन तक वहीं तक ठहरना पड़ा था, तो उन्हें मौका मिल गया था। तो उन्होंने क्या सोचा कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पहले मैं अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेता हूँ। तो दूसरे ही दिन वो शाम को उनसे मिलने के लिए चले गए। फिर अतएव जब वो लोग नैरोबी पहुंचे तो उसी दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने के लिए वो लोग निकल गए थे। तो नैरोबी का नेशनल पार्क जो था वो चिड़ियाघर जैसा नहीं था, जैसे हमारे यहाँ पे चिड़ियाघर होता है वहीं पर हमें जानवर देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल शहर से बाहर बहुत बड़ा सा जंगल था जहां पर बहुत सारे घास थे, पेड़ लेकिन बहुत कम थे, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई थी, यानी कि वहां पे अच्छी अच्छी सड़कें बनाई गई थी जहाँ पे आसानी से गाड़ी चलाई जा सकती है। तो उनकी जो गाड़ी थी वो भी काफी देर तक दौड़ रही थी, मगर उन्हें कोई भी सिंह उस समय नहीं दिखाई दिया। दूरी तय करने के बाद, या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत दूरी तय कर ली थी। तो उसके बाद 10-20 मील भीतर चलने के बाद उन्हें कौन दिखे थे? सिंह दिखे थे, जो क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। वहां जो कुछ देखा वह जन भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तो उन्होंने जो चीज वहां देखी थी वो उसे जन भर यानी कि पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते थे। तो उन्होंने क्या देखा था कि 7-8 सिंह वहां पर लेटे हुए थे और वहीं पर आसपास क्या रखी हुई थी? 8-10 मोटरें खड़ी हुई थी। तुर्रा यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोग की ओर सिंहों ने भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हो और उनकी नजर में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। तो उनको हैरानी किस बात की हुई कि जो सिंह थे यानी कि जो शेर थे, अब मोटरों के अंदर कौन बैठे हुए थे? इंसान बैठे हुए थे, लेकिन जो शेर थे उन्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी देखने के लिए कि उन गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है। तो ये देखकर जो लेखक है उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम इतने तुच्छ हो गए हैं कि ये जो शेर है वो हमें देखना भी नहीं चाहते हैं। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्भाई ली, दूसरे ने देह को ताना, तीसरे ने सोई हुई सिंहनियों की देह चाटी, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। तो आधा घंटा तक वो लोग वहीं पर ठहरे हुए थे। तो इसी बीच एक सिंह जो उठता है वो अंगड़ाई लेता है और दूसरा जो है वो देह को तानता है, तीसरा क्या करता है? सिंहनियों के देह को चाटता है, मगर उनकी ओर यानी कि इंसानों की ओर कोई भी शेर नहीं देखता है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे भी तुच्छ हो गए हैं, यानी कि उनसे भी बुरे हो गए हैं कि जो शेर है वो हमें देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक पल को वो पेड़ पौधे को देखने के तैयार थे लेकिन वो उन इंसानों को देखने के लिए तैयार नहीं थे। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 ओर चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। तो इतने में क्या होता है कि कोई मील भर की दूरी में हिरणों का झुंड उन्हें दिखाई देता है। तो इनके बीच एक जिराफ खड़ा हुआ होता है। अब 2 जवान जो सिंह थे वो उठे और 2 उनकी ओर चल दिए।
एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा जो था वो घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। यानी कि वो अब क्या करने गए थे, वो हिरण का शिकार करने गए थे। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां खड़े रहे। तो हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया था, यानी कि देख लिया था कि यानी कि उनके झुंड को शेर ने देख लिया है। तो उन्होंने क्या किया, अब कुछ जो हिरन थी वो तो वहां से भाग गई, उन्होंने अपना चरना बंद कर दिया था, जो खा रही थी उनको खाना बंद कर दिया था। फिर वो थोड़े से चौकन्ने हो गए थे, फिर कुछ तो वहां से भाग गई, लेकिन जो कुछ झुंड में थे वो वहीं के वहीं खड़े रहे थे। इच्छा तो यह भी कि हम लोग देर तक रुके और देखें क्या होता है, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। फिर यह भी बात भी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से बिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोले में क्यों खड़े थे। अब जो लेखक थे, अब उनको जब वो देख रहे थे ये सारी चीजें, उनको मन कर रहा था कि वो थोड़ी देर और रुककर ये सब चीजें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अब समस्या क्या थी कि 6 बजे से ऊपर हो गया था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। और बात ये भी थी कि जो शेर है वो झुंड में शिकार नहीं करते हैं, बल्कि वो उस जानवर का शिकार करते हैं जो झुंड से अलग हो जाता है। तो इसलिए और कब करते हैं, अंधेरे में करते हैं, जब सूर्य ढल जाता है। और तभी जो हिरन है उन्होंने क्या सोचा, अगर वो भागेंगी तो कोई ना कोई तो अलग हो जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा, गोला बनाकर वो लोग एक उसमें खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि शेर जो है वो झुंड में तो शिकार नहीं करेगा। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के विमान में उड़े। यह विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में काफी लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। अब वो क्या बता रहे हैं कि नैरोबी से मॉरिशस तक का जो सफर था वो उन्होंने BOAC के विमान में ही किया था। अब ये जो विमान था वो नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे के निरंतर उड़ान के बाद वो मॉरिशस पहुंच गए थे। तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे, तो रात हो रही थी, अंधेरा हो रहा था और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो वहां के लोग थे वो उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। और जैसे ही जब वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो किस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं, तो वो देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कहाँ पर आए हैं, छोटे से पैमाने यानी कि भारत में ही आए हैं, भारत का एक छोटा सा पैमाने में ही वो आए हैं। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 अंश दक्षिण और देशांतर रेखा 60 अंश के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की अधिकतम लंबाई 47 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई कोई 48 किलोमीटर है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का क्षेत्रफल 1150 वर्ग किलोमीटर आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है, भारत के समुद्र का वह सबसे खूबसूरत सितारा है। चूंकि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंद का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की हिंद प्रचारिणी सभा जीवित जागृत संस्था है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मॉरिशस में ज्यादातर भारतीय ही हैं और अधिकांश कहाँ से हैं, बिहार से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, तो इसलिए वहां पे हिंद का व्यापक प्रचार किया जाता है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रेओल है।
क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो क्या बता रहे हैं कि मॉरिशस की राजभाषा वैसे क्या है, अंग्रेजी है, लेकिन बोलचाल के लिए वहां पे क्रेओल भाषा का प्रयोग करते हैं। अब क्रेओल के बाद जो माना जा सकता है भाषा, वो क्या है, वो भोजपुरी मानी जा सकती है, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं ज्यादातर वो बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो वहां के लोग ज्यादातर भोजपुरी बोलते हैं। तो इसलिए अब क्रेओल के बाद दूसरी बोलचाल की भाषा किसे माना जा सकता है मॉरिशस में, भोजपुरी को। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारस की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे है, और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामायण ने किया है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि भारतीयों के आस पड़ोस में जो चीनी लोग रहते हैं वो भी भोजपुरी को बखूबी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग भोजपुरी बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग भारतीय होते हैं। लेकिन उस भाषा में ऐसा नहीं है कि जैसे भारत में भोजपुरी बोली जाती है वैसा ही है। वहां पे क्या किया जाता है, उसमें थोड़ा बहुत फ्रेंच भी घुसा दिया गया है, उसमें संज्ञा पद फ्रेंच भी घुस गया है, यानी कि थोड़ा बहुत फ्रेंच और भोजपुरी के मिक्स को उन्होंने भोजपुरी भाषा कहा है। और क्या बताया जा रहा है कि मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा किसने की है, तुलसीदास जी के रामायण ने की है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यायास मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। तो क्या बताया जा रहा है कि मॉरिशस में सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है, ईख की होती है, जिससे चीनी बनाई जाती है। तो वहां पे ज्यादातर किसका उद्योग होता है, एकमात्र चीनी का ही उद्योग वहां पर किया जाता है। भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्रणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे, और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। यानी कि जो हमारे भारतीय लोग हैं बच्चों, वो दूसरे देश में जाके भी क्या कर रहे हैं, अपने धर्म को, अपनी सभ्यता को नहीं भूल रहे हैं। वहां पे भी वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी सभ्यता को ही बढ़ा रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाएं जितना स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि मॉरिशस में जो मंदिर बनाए गए हैं, भगवान के जो मंदिर बनाए गए हैं, वो बहुत ही ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। तो जो लेखक है वो यही कह रहे हैं कि जो हमारे मंदिर हैं वो वहाँ भारत से बाहर के देश में इतने सुंदर लग रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि भारत में भी वो मंदिर है इसी प्रकार से सुंदर रहे, स्वच्छ रहे। वहां का परी तालाब भी हिंदुओं की एकांतिक भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। यानी कि वहां के जो लोग हैं वो शिवरात्रि में क्या करते हैं, परी तालाब को उन्होंने क्या बना दिया है, हिंदुओं के एकांतिक भक्ति
का एक स्थल बना दिया है, पुण्य धाम बना दिया है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, तीर्थ यात्रा की जाती है। तो लोग क्या करते हैं, शिवरात्रि में उस परी तालाब में जाते हैं, वहां के पानी को लेकर फिर वापस अपने गांव यानी कि अपने घर वापस आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे गंगा, यमुना, इस नदी को पवित्र माना जाता है। तो वहां की कौन सी नदी को पवित्र माना जाता है, परी तालाब को पवित्र माना जाता है। ये सारे काम वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं। यानी कि उस समय क्या होता है, यानी कि शिवरात्रि के समय वहां पर जुलूस निकाला जाता है, मेला लगाया जाता है और सभी लोग उसमें बहुत अच्छे से शामिल होते हैं। यहाँ तक कि जो भारतीय भी नहीं है, जो भारत से अलग लोग हैं, भारतीय के अलग लोग हैं, वो भी यानी जो चीनी लोग हैं वो भी उस मेले में खुशी खुशी शामिल होते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये त्योहार मनाया जाता है। तो इसी ही कहते हैं बच्चों हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। तो जो हमारी संस्कृति होती है, जो हमारी सभ्यता होती है, चाहे हम किसी भी देश में चले जाएं, हम भारत में नहीं है लेकिन अगर हम किसी और देश में भी है तो हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि हमें उसे और बढ़ावा देना चाहिए और उसे बढ़ाना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।